हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुडविल चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड और गुडविल वैल्यूएशन कवर किया था, जिसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट दोनों चीजें कवर की थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से कभी कभी हमको गिवन प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो मैंने पूरा एक लेक्चर डिवोट किया था जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स के पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया था। इस लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट मेथड कवर करेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डाल दिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू कर। आप लोग अपने रजिस्टर्स में फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल देना सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, सारी नोटिंग कर लेते हैं। मैं आपको पहले नोटिंग करा देता हूँ सारी, और उसके बाद हम लोग सारी चीजों को समझना शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें लिखना सबसे पहले इसमें लिखना मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो बेसिकली जिस प्रकार से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते थे, हम लोग बोलते थे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलते थे। अब यहां हम पढ़ रहे हैं गुड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग रिप्लेस करके सुपर प्रॉफिट लिख देंगे। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सवाल उठा, सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट के बारे में जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट एरो डाल के लिखना सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, बेसिकली सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे और फिर सारी चीजें समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से लिखना नॉर्मल प्रॉफिट, ध्यान से लिखना नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना सीखा था। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो वहां मैंने बोला था वो एक अलग चीज थी। वो बेसिकली हमने एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाले थे या एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाले थे। तो यहां मैं बोल रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट, तो दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो बहुत केयरफुली सारी नोटिंग करना। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट एरो में नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें भी ब्रैकेट में लिखना, या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट में लिख लो, शॉर्ट फॉर्म हम इसका यूज करेंगे NRR। NRR हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मींस, अगर आप चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस, टू कैरी ऑन बिजनेस। it is calculated it is calculated as follows, it is calculated as follows। तो लिखेंगे ऑल्टरनेटिव वन। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के बेसिकली दो फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा।
कैपिटल एम्प्लॉयड लिखने के या निकालने के मैं दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2, दोनों से सेम हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। तो पहला फॉर्मूला हो गया पार्टनर्स। थोड़ी सी नोटिंग ज्यादा है इस वाले कॉन्सेप्ट में, तो थोड़ा सा तसल्ली से नोटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नोट्स अभी भारी लगते हैं लेकिन आगे जाके बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस fictitious assets minus non-trade investment या फिर ऑल्टरनेटिव टू total assets minus total outside liabilities minus existing goodwill minus fictitious assets minus non-trade investment तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का। नेक्स्ट एरो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टू। नेक्स्ट एरो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या सॉरी हमने टर्म नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यूज किया, तो मैं लिखवाता हूं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इस लेक्चर में आपको मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब भी बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट्स बोल देता हूं, which are made to earn profits by investing surplus funds of the business and not for furtherance of business स्टार डाल के एक पॉइंट लिखना, if question is silent assume given investments to be non-trade investment। ये हो गया एनटीआई, मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैं यहां ब्रैकेट में लिख लेता हूं एनटीआई, ठीक है। तो अपनी तसल्ली के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ये शॉर्ट फॉर्म्स थोड़े बहुत यूज कर लेंगे। तो ये हो गया आपका डिस्कशन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ साथ सारी नोटिंग कर ली होगी। तो फटाफट से अब मैं आपको सारी चीजें समझाना शुरू करता हूं। आइए
तो बहुत वैसे ना लॉजिकल मेथड है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत लॉजिकल मेथड है, तो मैं आपको सारी चीजें समझाते हुए चलता हूँ। देखो, हमने बोला गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो देखो नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है, ये तो सेम है। तो ये तो मैं आपको जब मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया था, तो जो वहां मैंने मीनिंग बता दिया था नंबर ऑफ इयर्स परचेज का, तो सेम मीनिंग यहाँ पे भी है। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज टर्म को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। और वहां मैंने पहले भी बताया था नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। पूरे चैप्टर में आपको, या पूरे आपके अकाउंट्स के 12वीं के अकाउंट्स में गुडविल की कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमेशा गिवन होगा, वहां आपके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल उठा सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट का कुछ हल्का फुल्का डिस्कशन मैंने एक्चुअली गुडविल के फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। तो सेम मैंने जो डिस्कशन वहां पे किया था ना, वही यहाँ पे वही डिस्कशन यहाँ पे करता हूँ। सपोज एक फर्म है, अब मैं जानबूझ के फर्म बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। एक्स वाई जेड एंड कंपनी, एक फर्म है एक्स वाई जेड एंड कंपनी। ये बेसिकली आईटी बिजनेस में, ठीक है, तो कुछ आईटी कंसल्टेंसी करती है, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, तो ये इसका काम है, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में बोल दिया ये आईटी बिजनेस में। अब नेचुरल सी बात है, जो एक आईटी बिजनेस है या आईटी एक इंडस्ट्री हो गई पूरी, एक्स वाई जेड एंड कंपनी एक अकेली फर्म तो होगी नहीं ना। एक्स वाई जेड एंड कंपनी अकेली पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी जो आईटी बिजनेस में होगी। ऐसे कई सारे फर्म्स होंगी, कई सारी फर्म्स होंगी। ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी ऐसी लिख रहा हूं, सी एंड कंपनी, इस प्रकार से कई सारी ऐसी फर्म्स होगी जो सेम बिजनेस में होगी। बेसिकली आप बोल सकते हो काइंड ऑफ एक कॉम्पिटिटर्स हो गए, है ना। तो ये पूरी इंडस्ट्री हो गई, आप कह सकते हो, ये पूरी कह सकते हो आप एक आईटी की इंडस्ट्री हो गई। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि पूरी आईटी की जो इंडस्ट्री है, इसमें एक नॉर्मल प्रॉफिट्स या नॉर्मल रिटर्न जो कमाए जाते हैं वो 10% पर एनम के कमाए जाते हैं। 10% मतलब जितना भी कैपिटल लगा होता है, तो प्रॉफिट्स के फॉर्म में उस कैपिटल का बेसिकली 10% जो होता है उतना हर साल कमाया जाता है। एक नॉर्मल ये रिटर्न की बात कर रहा हूं पूरी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स वाई जेड एंड कंपनी अकेले, इसका अपना जो रिटर्न है, इसका जो अपना रिटर्न है वो 12% पर एनम है। इसका अपना रिटर्न 12% पर एनम। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप लोगों को क्या लगेगा, क्या एक्सवाइजेड एंड कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, या अच्छे रिटर्न्स कमा रही है, या बुरे रिटर्न्स कमा रही है। तो आप लॉजिकली सोचोगे कि अच्छा पूरी इंडस्ट्री में देखो सिर्फ 10% का रिटर्न कमाया जाता है, लेकिन एक्सवाइजेड एंड कंपनी तो 12% कमा रही है ना। यानी कितना ज्यादा कमा रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल रिटर्न 10% है और ये 12% कमा रही है, तो कहीं ना कहीं 2% का एक्सेस रिटर्न कमा रही है। ये 2% का एक्सेस रिटर्न कमा रही है। नॉर्मल अगर 10% ही कमा रही होती तो फिर कोई बात नहीं थी, लेकिन ये 12% कमा रही है, यानी 2% फालतू कमा रही है एज कंपेयर टू द एक इंडस्ट्री एवरेज बोल लू, या एक नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रिटर्न बोलू, उससे 2% ज्यादा कमा रही है। तो यानी एक अच्छी बात है एक्स वाई जेड एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज अ गुड थिंग। तो अब सवाल उठा कि ऐसा कैसे हो गया। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई नॉर्मल पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ 10% ही कमाए जा रहे हैं, लेकिन एक्स वाई जेड एंड कंपनी 2% ज्यादा कमा पा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूं कि भाई ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि इस एक्स वाई जेड एंड कंपनी, इस फर्म की गुडविल अच्छी होगी, इस फर्म की गुडविल अच्छी होगी, अच्छी रेपुटेशन होगी, अच्छे लॉयल क्लाइंट्स होंगे या कस्टमर्स होंगे। इन सारी चीजों की वजह से ओवरऑल अच्छा रेवेन्यू कमा पाती होगी, ये ज्यादा फीस चार्ज कर पाती होगी अपने क्लाइंट से, ये ज्यादा कस्टमर्स पकड़ पाती होगी अपने गुडविल से, गुडविल की वजह से। कस्टमर्स पकड़ना एक बात होती है, कस्टमर्स को रिटेन करना, तो कस्टमर्स को रिटेन भी कर पाती होगी, लॉयल्टी जीत पाती होगी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी गुडविल की वजह से ये फर्म 2% का एक्सेस या ज्यादा रिटर्न कमा पाती है। तो ये जो एक्सेस रिटर्न होता है ना, जो एक इंडस्ट्री एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जो होता है, इसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट्स। इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और जो ये इंडस्ट्री का जो एवरेज है, इसको कहीं ना कहीं बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो 10% पर एनम है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे ही बोलता हूं आपको, सपोज सपोज एक्स वाई जेड एंड कंपनी में
कैपिटल लगा हुआ है, टोटल टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है XYZ एंड कंपनी की बात करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर XYZ एंड कंपनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न ही कमा रही होती, मतलब जो इंडस्ट्री में चल रहा है ओवरऑल, तो कितने प्रॉफिट्स होते इसके साल के? तो आप बोलते अच्छा नॉर्मल रिटर्न 10% चल रहा है, इसका अगर मैं 10% निकाल लूं तो 1 लाख रुपए आता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स मेरे 1 लाख रुपए के होने चाहिए अगर मैं सिर्फ इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से चलूं। तो ये हो गया मेरे बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो। अब मैं बोल रहा हूं एक्चुअली में, लेकिन जो XYZ कंपनी है ये 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट्स कमा रही है, ये 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट्स कमा रही है ना। यानी फिर क्या हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट जो कमाने चाहिए थे वो 1 लाख रुपए थे, लेकिन एक्चुअली में वो ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है 1,20,000 रुपए। कितने ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है? अब मैं ये एब्सोल्यूट रुपीज के टर्म से बात कर रहा हूं, ऊपर मैंने आपको परसेंटेज के टर्म से बात की थी, अब मैं रुपीज के टर्म से बात करूं। एक्चुअली में ये 20,000 रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है। तो ये जो 20,000 रुपए की ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है, ये हो गए मेरे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सुपर प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ये एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा एक बेटर तरीका है मेरे हिसाब से। हालांकि ऐसा कहीं लिखना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये ज्यादा एक बेटर तरीका है सुपर प्रॉफिट का, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो हो रहे हैं बिजनेस में या फर्म में, ये हो ही रहे हैं गुडविल की वजह से। तो अगर मैं गुडविल की ट्रू वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, सही एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो एक सुपर प्रॉफिट मेथड का जो बेसिस है ये काफी अच्छा मेथड कह सकते हो अब हो जाता है, क्योंकि जो सुपर प्रॉफिट ही हम जो इसका बेस लेके चलते हैं, ये सुपर प्रॉफिट होते ही गुडविल की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का पूरी कहानी। तो अब देखोगे आप अगर अपना फॉर्मूला और सारी कॉन्सेप्ट्स, तो यही है। पहली बात तो वही सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो यानी हम बोलते हैं बेसिकली इसमें हमारा बेसिस ही रहता है कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 इयर्स है, तो मैं कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ कि जो मेरे सुपर प्रॉफिट अभी तक मैं कमा पा रहा हूँ, इतने ही सुपर प्रॉफिट मैं अगले 3 साल और कमा पाऊंगा ड्यू टू माई गुडविल, है ना। तो ये हो गया गुडविल का फॉर्मूले का बेसिस। सुपर प्रॉफिट मेथड का देखो क्या फॉर्मूला बोला, एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, है ना। अगर एवरेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से, तो आप एवरेज प्रॉफिट ले लोगे। अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन ना हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन देता है वो, तो आप एक्चुअल प्रॉफिट यूज कर लोगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट जितना कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने एग्जाम्पल में बोला था 12,000 रुपए मैंने बोले थे एक्चुअल प्रॉफिट थे XYZ कंपनी के, और 10,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट थे। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा तो 2,000 रुपए बेसिकली मेरे सुपर प्रॉफिट हो गए। नहीं, 1,20,000 में था, सॉरी ना फिगर, हाँ सॉरी लाख में थी, हाँ। तो मेरे एग्जांपल में लैक्स में फिगर्स थी। तो एक्चुअल प्रॉफिट 1,20,000 थे और नॉर्मल प्रॉफिट 1,00,000 थे। तो 20,000 रुपए का जो डिफरेंस आ गया, जो एक्सेस प्रॉफिट हो गया, उसको ही मैंने सुपर प्रॉफिट बोल लिया था। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, कैपिटल इंप्लॉइड या फिर एवरेज कैपिटल इंप्लॉइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये गिवन होता है आपको, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होगा क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना। तो नॉर्मल इंडस्ट्री में सेम सिमिलर बिजनेस में, इंडस्ट्री में या पूरी मतलब जो आपके नॉर्मल और बिजनेसेस हैं उसमें कितने रिटर्न्स कमाए जाते हैं ऑन एन एवरेज, या ऐसी बोल लो, उसको हम बोल लेते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर मैं टोटल जो हमारी बिजनेस की कैपिटल इंप्लॉयड है उसको मैं NRR या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। अब कैपिटल इंप्लॉयड का क्या फॉर्मूला हुआ, क्या मतलब हुआ, तो कैपिटल इंप्लॉयड जो कैपिटल इंप्लॉय हो रखा है, तो इट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। यानी हमारा जो मेन बिजनेस है उसको कैरी करने के लिए हमारा जो कैपिटल यूज हो रहा है, उसी को हम बोल देते हैं कैपिटल इंप्लॉय। तो इसके कैलकुलेशन करने के मैंने बोला दो तरीके। पहला तरीका है आप लाइबिलिटी साइड से चलो, आप कैसे निकालोगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट अगर है तो वो, करेंट अकाउंट भी दे रखा है तो वो, तो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों भी ले लिया, इसमें रिजर्व्स ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये तो मेरा मोटा मोटा कैपिटल हो गया, लेकिन इसमें से कुछ चीजें हमें माइनस करनी पड़ती है। पहले हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस कर देते हैं।
क्योंकि भाई हम गुडविल ही निकाल रहे हैं, हम ओवरऑल गुडविल ही निकाल रहे हैं। तो अगर मेरी बैलेंस शीट में और ऑलरेडी कोई गुडविल आ रही है तो मैं उसको हटा दूंगा ताकि मेरी सही गुडविल आ जाए, क्योंकि जो मैं नई गुडविल निकाल रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग गुडविल मेरी बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ रही है उसकी भी वैल्यू एडेड होगी, इसलिए मैं एग्जिस्टिंग गुडविल को हटा देता हूं यहां से। और फिक्टिशियस एसेट्स को भी मैं हटा देता हूं। फिक्टिशियस एसेट्स, तो फिक्टिशियस एसेट्स का वैसे आगे के चैप्टर में ज्यादा डिटेल में चर्चा होगी। तो फिक्टिशियस एसेट्स मतलब एक तरह से आप मान लो फर्जी एसेट्स। फर्जी एसेट इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड आते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं। तो बेसिकली फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं फर्जी एसेट जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ रहे होते हैं। तो क्योंकि ये फर्जी है, रियलिटी में एसेट है नहीं, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। और फिर हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी इसमें से हटा देते हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। सेकेंड मेथड क्या हुआ कि मैंने ऊपर वाले मेथड में लाइबिलिटी साइड को बेस लेके चला, इस मेथड में मैं एसेट साइड को बेस लेके चलता हूं। तो टोटल एसेट्स लेता हूं मैं, पूरा मेरे बैलेंस शीट का जो एसेट साइड का टोटल आ रहा है, इसमें से मैं आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देता हूं। आउटसाइड लाइबिलिटी, बाहर की लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल, ये सारे मेरी बाहर की लाइबिलिटी है। तो बाहर की लाइबिलिटीज को मैं माइनस कर देता हूं, और बाकी सेम फॉर्मूला, एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस किया, फिक्टिशियस एसेट माइनस किया, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस किया। इससे भी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। और मैं आपको बता दूं तो दोनों तरीकों से जो कैपिटल एम्प्लॉयड अल्टीमेटली आएगा वो सेम ही आएगा। तो अगर क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हो, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट की बैलेंसेस ना दे, रिजर्व्स वगैरह की बैलेंसेस ना दे, वो एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटी की बैलेंसेस दे दे, तो आपको वो ये ऑल्टरनेटिव नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट, आउटसाइड लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन ना देके डायरेक्टली कैपिटल, करंट अकाउंट के बैलेंसेस या रिजर्व्स के बैलेंसेस, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दे, तो उस केस में हमको ऑल्टरनेटिव 1 यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अच्छा, अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन में, वैसे होगा नहीं, मैं बता दूं एग्जाम में आपके जो सवाल आएंगे ऐसा होगा नहीं, बट आपके कॉन्सेप्ट में ये लिखा होता है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको ओपनिंग डेट पे, साल की ओपनिंग डेट पे क्या कैपिटल एम्प्लॉयड था और क्लोजिंग डेट पे क्या कैपिटल एम्प्लॉयड था, दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि मैं ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लूं यहाँ पे कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लूं। तो यहाँ पे ना ही हम ओपनिंग लेते हैं ना ही क्लोजिंग लेते हैं, हम ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई पूरे साल में मेरा कितना कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन एन एवरेज रहा। तो उस केस में हम लोग फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। लेकिन इसकी जरूरत आपको तभी पड़ेगी अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग के अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी हो। अगर आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की परेशानी में घुसना ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं अगेन, एग्जाम में मुझे नहीं लगता आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी बता देता हूं, कभी क्वेश्चन में आ जाए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके किताब के सवाल में या फिर सपोज आपके एग्जाम के सवाल में, तो आपको ये ना लगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उस केस में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज निकाल के कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेना। ठीक है, तो ये इतनी बात तो मेरी पहले खत्म हो गई पूरी सुपर प्रॉफिट मेथड की। अब एक मेरी बैलेंस चर्चा रह गई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जिक्र पिछले लेक्चर में भी हुआ था। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद होगा, मैंने जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था, तो वहां पे हम एक प्रॉफिट में से क्या चीज माइनस करते थे, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम माइनस करते थे, और वहां पे भी मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने बोला था जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते क्या। इसकी चर्चा मैं आपके साथ कर लेना चाहता हूं, इधर आके ही करते हैं। चलो देखो, एक कंपनी है जो आपने सुना ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कंपनी का नाम आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी आप कह सकते हो है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस का जो बिजनेस, मेन बिजनेस है, वो बेसिकली ऑयल गैस इन सबसे चीजों से रिलेटेड जो है वो इनका मेन बिजनेस है। ठीक है, तो मेन बिजनेस में बोल देता हूं ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस मतलब बेसिक मोटा मोटा बोल रहा हूं मैं, इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन बिजनेस है। अब आपने एक और कंपनी का या ब्रांड का मुझे बोलना चाहिए नाम सुना होगा, जियो। जियो, बल्कि पूरा अगर मैं बोलूं रिलायंस जियो।
ये भी आपने नाम आई एम क्वाइट श्योर सुना होगा, रिलायंस जियो। अब ये क्या है, ये एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है ना। आपके मोबाइल के जैसे नेटवर्क जो सिम्स वगैरह है, जियो के सिम आते हैं, जियो फाइबर के आपके बेसिकली ब्रॉडबैंड आते हैं, तो ये भी इनका सर्विस है। तो मेन इनका बिजनेस हो गया टेलीकॉम, मैं बोल देता हूं टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस हो गया। अब ये बोल रहे हैं रिलायंस जियो, तो क्या ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस है? क्या जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस नहीं है। हालांकि है रिलायंस का ही बिजनेस, लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं कर रही बिजनेस। जियो का जो टेलीकॉम का बिजनेस है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं कर रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, इसने बेसिकली एक नई कंपनी बना दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक नई कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम है जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, ये हो सकता है आपने नाम ना सुना हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना हो। तो एक नई कंपनी बनी हुई है जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से, जो बेसिकली ये बिजनेस कर रही है ना, ये बिजनेस कर रही है। ये कंपनी बनाने का मतलब क्या हुआ कि मैं जब बोल रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से एक दूसरी कंपनी बना रखी है, इसका मतलब क्या है कि जो जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का जो कैपिटल है, कंपनी के कैपिटल को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। आई डोंट नो, आप लोगों को पता होगा, वैसे आपने बिजनेस स्टडीज में अपने 11th में पढ़ा होगा, और बाकी आप कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ोगे अपने 12th में। बट जो कैपिटल होता है किसी भी कंपनी का, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो जो कंपनी की ओनरशिप आती है वो शेयर कैपिटल से आती है। तो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 100% शेयर कैपिटल ले लिए या इन्वेस्ट कर दिया जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के, यानी पूरे 100% मालिक हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के। और ये जो जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कंपनी है, ये जियो का बिजनेस करती है, बेसिकली टेलीकॉम का बिजनेस करती है। तो ये कंपनी के लिए क्या है, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बोलूं, मैंने बोला जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के 100% शेयर कैपिटल में बेसिकली पैसा डाल दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, तो ये इन्वेस्टमेंट है। ये कंपनी के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों करी है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट क्यों करी? इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। या तो एक इन्वेस्टमेंट मेरी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि भाई चले यार मेरे पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है, मेरे जेब में पड़ा हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट में सड़ रहा है, मैं काम करता हूं उसको बैंक अकाउंट से निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, बाहर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं, फिक्स डिपॉजिट बना देता हूं, कहीं किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देता हूं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूं। तो जब मेरे पास पैसा फालतू पड़ा होता है, उसको मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। इस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर अपना फालतू पैसा फालतू पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है, सिर्फ कि चलो फालतू पैसा पड़ा हुआ है तो हम इसको खाली क्यों रखें, इसको हम कहीं इन्वेस्ट करके कुछ प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, इस फालतू पैसे के इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जब जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जैसी इन्वेस्टमेंट कर दे कोई कंपनी, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज? बेसिकली ये कह रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कह रही है कि यार मैं ना अपना एक और बिजनेस में घुसना चाहती हूँ, मैं टेलीकॉम के बिजनेस में भी घुसना चाहती हूँ। मैं अपने मेन बिजनेस तो ये है, इसके अलावा मैं टेलीकॉम के बिजनेस में भी घुसना चाहती हूँ। तो मैं अपने नाम से बिजनेस करने की जगह एक नई कंपनी बना के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, जो कंपनी बाद में आगे जाके टेलीकॉम का बिजनेस कर रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है रिलायंस? ये एक अपने बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रही है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जब कंपनी अपना बिजनेस बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना सरप्लस या फालतू पैसा इन्वेस्ट कर देती है कुछ प्रॉफिट्स कमाने के लिए, वो हो गया मेरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में एक इन्वेस्टमेंट कर दी फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ टेलीकॉम बिजनेस, अपने टेलीकॉम बिजनेस में घुसने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर दी, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो अब मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है। देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लिखा है, इन्वेस्टमेंट्स विच आर मेड टू अर्न प्रॉफिट्स बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड ऑफ द बिजनेस। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं।
एंड नॉट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कोई इन्वेस्टमेंट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होती है तो इस ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। और जब कोई इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस करता है जस्ट कि अरे हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा है तो अपने सरप्लस पैसा से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब सवाल उठा, सर हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को क्यों हटा रहे हैं? तो देखो हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो गुडविल हमारी क्या किससे बनी? हमारे मेन बिजनेस करने से बनी। कोई भी बिजनेस अपना सरप्लस पैसा इन्वेस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा अलग से प्रॉफिट कमा रहा है, उससे कोई उसकी गुडविल नहीं बनती। वो तो अपना सरप्लस पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है। अपने मेन बिजनेस से जो अपनी गुडविल कमाता है वो उसकी बेसिकली गुडविल कहलाई जाएगी, है ना। तो इसलिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा देते हैं कि भाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कोई कैपिटल का पार्ट नहीं है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड टू कैरी ऑन बिजनेस। तो ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये कोई अपना बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए थोड़ी करा जा रहा है, तो बस सरप्लस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो ये मेरे कैपिटल का पार्ट बनना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा देते हैं। और सेम रीजन से जब हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं वहां पे हम अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही होती है वहां से हम इनकम से भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि अगेन हम बोलते हैं कि भाई ये इनकम जो हो रही है ये कोई मेन बिजनेस से नहीं हो रही, ये तो ऐसी मैंने सरप्लस पैसा इन्वेस्ट किया था उससे मेरी इनकम हो रही है। तो कोई भी अगर इनकम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आती है तो वो भी हम प्रॉफिट्स में से हटा देते हैं। ये पूरा फंडा होता है या कहानी होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड पूरा समझ आ गया होगा, और दूसरा जो एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अलग से हमें डिस्कस करना था वो भी आप समझ आ गया होगा। छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया ताकि आप लोग पिक्चराइज कर पाओ और डिफरेंशिएट कर पाओ दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स में, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि इस टर्म का जिक्र आगे भी होगा। आपकी जो थर्ड बुक है, थर्ड बुक के जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी इसका जिक्र होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में चर्चा कर ली ताकि जब दोबारा आप थर्ड बुक का भी चैप्टर करोगे तो वहां पे भी जब इसका जिक्र आएगा तो उस टाइम आपको क्लैरिटी रहे इस टर्म के, मतलब बेसिकली इस टर्म से आप फेमिलियर रहो। ठीक है, तो दिस वाज द होल डिस्कशन बिहाइंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। तो फटाफट से हम लोग अपनी किताब के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते इस मेथड के ऊपर और देखते क्या हम लोग इस मेथड को या इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने प्रैक्टिकल सवाल में, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए चलिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पीएस गरेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर है आपका 3.30, 3.30। ठीक है, पेज नंबर है 3.30, क्वेश्चन नंबर 15। ये बेसिकली आपके देखो एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू या बेनू इज ₹10 लाख। तो आपको पूरी फर्म का एक तो कैपिटल दे दिया। फिर कहता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो ये क्या हो गया मेरा? दिस इज NRR। ये हो गया मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे कहता है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच। कह रहा है पार्टनर्स की जो एनुअल सैलरी है वो 60,000 की है ईच, मतलब दोनों पार्टनर्स की। अनुज की भी 60,000 है और बेनो की भी 60,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। 3 साल के आपको प्रॉफिट दे दिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज of last 3 average super profit. Last 3 average super profit. Calculate goodwill of the firm. आओ चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली फॉर्मूला लिख लेना है। गुडविल हमें कैसे निकालना है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इयर्स परचेज मुझे दे रखा है। मैं किताब अपने पास ले लेता हूं, आप लोग अपने पास खोल लेना। तो बेसिकली आपको सुपर प्रॉफिट कितने सालों का लेके चलना है? 2 years परचेज बोला है ना, तो इंटू टू।
अभी सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं बेसिकली वर्किंग नोट में हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लिख लेता हूं पूरा ही, चलो। नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना हमको पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको तीनों साल के प्रॉफिट्स लेने हैं। तो मैं साल लिख लेता हूं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं अभी समझ आएगा थोड़ी देर में। सबसे पहले भाई गिवन प्रॉफिट्स क्या है? गिवन प्रॉफिट क्या है? यह है 3 लाख, 3,60,000 और तीसरा प्रॉफिट है आपका 4,20,000। ये तो आपको गिवन प्रॉफिट्स है। अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि पार्टनर्स की सैलरी भी है, पार्टनर्स की भी सैलरी बता रखी है, कितने? 60,000 ईच की। हाँ, 60,000 ईच की आपको सैलरी बता रखी है ना। तो अब आपको याद होगा जब हम प्रॉफिट को एडजस्ट करते थे तो वहां फॉर्मूला में मैंने लिखवाया था पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स रेमुनरेशन भी हमें माइनस करना पड़ता है। तो पार्टनर सैलरी हम लोग यहां से माइनस करेंगे, पार्टनर सैलरी। और कितनी सैलरी माइनस करेंगे? 60,000 एक पार्टनर की सैलरी है, दो पार्टनर्स है, तो दो पार्टनर्स की सैलरी इंटू 2, तो 1,20,000 हमको सारे सालों में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो देखो एक तरीका है। इसका एक और तरीका ये था कि हम पहले इन गिवन प्रॉफिट्स के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकाल ले, और एवरेज प्रॉफिट में से फिर हम लोग साल की पार्टनर सैलरी माइनस करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। तो मैंने ये तरीका यूज कर लिया ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहे चीजों की। तो फाइनल मेरे एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1,80,000, 2,40,000, 3 लाख। ये मेरे एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं मेरे 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स कितने आएंगे, तो 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4,20,000 इसका टोटल हो गया, और ये 7,20,000 टोटल आ रहा है मेरे ख्याल से, डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया 2,40,000, 2,40,000। तो ये मेरे आ गए एवरेज प्रॉफिट्स 3 साल। फटाफट से मैं यहां पे एवरेज प्रॉफिट डाल देता हूं, 2,40,000, 2,40,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? तो ये तो बहुत सिंपल है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने बोला था कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। तो कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन है, डायरेक्टली दे रखी है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपीज की कैपिटल इंप्लॉयड है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन ने बोला था 15% का, तो इंटू 15/100। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 2,40,000 माइनस 1,50,000, ये आ रहा है 90,000। तो अब मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया। तो अब मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं, तो सुपर प्रॉफिट मेरा आया 90,000, तो 2 से मल्टीप्लाई करके मेरी गुडविल आ जाएगी 1,80,000। मेरी गुडविल आ जाएगी 1,80,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इसका आपको बेसिकली एप्लीकेशन करना होता है। तो आंसर टैली कर लेना चाहे तो एक बार, तो आंसर हमारा आ गया 1,80,000। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम लोग। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप मेरे साथ पढ़िएगा। तो क्वेश्चन कहता है, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो आपको बेसिकली सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे दी।
द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, कि आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर ₹22 लाख एंड ₹5,60,000। तो यहां उसने क्या किया, आपको एसेट और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे किस काम आएगी, ये इंफॉर्मेशन हमें कैपिटल इंप्लॉयड निकालने में यूज होगी। Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if it is valued at 2.5 years of purchase of super profit। तो बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे दिए 2.5। आइए जी इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला वही, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मेरे को अभी पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज उसने 2.5 ईयर्स बोले थे। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आएगा जब मैं सुपर प्रॉफिट निकाल लूंगा। अब वर्किंग नोट में मैं सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करूंगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड आप कैसे निकालोगे, तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो हमने बोला था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स आपको दे रखे 22 लाख के, लाइबिलिटीज दे रखी है 5,60,000 का। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक 16 लाख या 17 लाख, नहीं 16,40,000। आई थिंक आएगा 16,40,000। तो ये 16,40,000 आ जाएगा। ओके, तो अगर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो क्या मैं अब अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल सकता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 16,40,000 के मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड है, और एनआरआर आपको क्वेश्चन में कितना बता रखा है, 15 नहीं सॉरी ये बता रखा है 10% इंटू 10%, तो इंटू 10/100। ये आ जाएगा 1,64,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट वंस आ गया, आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह करनी नहीं आपको। ये गिवन है आपको 8 लाख का, 8 लाख। 8 लाख माइनस 1,64,000 मेरा हो गया सुपर प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा 6,36,000। ठीक है, अब मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो 6,36,000 यहाँ पे पुट कर दूंगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2.5 से। तो ये आ जाएगा मेरा 15,90,000। 15,90,000 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ माई गुडविल। ठीक है, तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। तो एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं अपना आंसर। तो हमारा आंसर ठीक आ रहा है 15,90,000। राइट, तो इस प्रकार से सवाल करना था। तो आई होप आपने मेरे साथ साथ इसको कर लिया होगा, और आप लोग मेरे साथ सारे सवाल की प्रैक्टिस करोगे। जल्दी से मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ऑन 1 April 2022 an existing firm had assets of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000. Its creditors
अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डे। सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको टोटल एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे दी और आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे दी। तो टोटल एसेट्स तो उसने बता दी 75,000 रुपए और क्रेडिटर्स उसने बताया 5,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स बेसिकली मेरे आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स बेसिकली मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या आ सकता है कि सर इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000 लिखा है, यानी जो 75,000 के उसने एसेट्स दिए इसमें कैश और 5,000 रुपए का कैश भी इंक्लूडेड है। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया? मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया, हमने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। अगर मैं एसेट वाला फॉर्मूला बोलूं तो मैंने बोला था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। और इसके अलावा हम क्या चीजें माइनस कर रहे थे? हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते थे, हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस करते थे, और इसके अलावा हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करते थे। कहीं पे भी फॉर्मूले में मैंने ये आपको बोला नहीं कि कैश माइनस करना। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग कैश देने का क्या मतलब है? तो ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। भाई कैश टोटल एसेट्स का पार्ट बनते हैं और मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त इसको भी लेके चलना है, तो कैश मुझे हटाना नहीं है। तो उसने ऐसे ही आपको दिया हुआ है ताकि वो आपको पागल बनाए, ताकि आपको लगे अरे कैश अलग से दिया है तो चलो 75 में से हम इसको माइनस कर देंगे या कुछ कर देंगे इसका। नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको अपना कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आप कहीं पे भी फंसोगे नहीं। तो दिस पॉइंट इज नॉट रेलिवेंट। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। तो आप चाहे तो अपनी किताब में इसको काट सकते हो, इस लाइन को काट सकते हो और लिख सकते हो इररेलीवेंट। ठीक है, तो पहले हमारी ये बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है? द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ ₹10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000। तो देखो मजे की बात, उसने एसेट लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी दे दी और रिजर्व कैपिटल की भी इंफॉर्मेशन दे दी। तो यानी कि आप इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरीके से निकाल सकते हो, दोनों ऑल्टरनेटिव से निकाल सकते हो। आप लाइबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हो, एसेट साइड से भी निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूं लाइबिलिटी साइड से निकालना चाहूं या मैं ऑल्टरनेटिव 1 निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे हम लोग? फॉर्मूला हम बोलते थे पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और जो चीज हम माइनस करते थे वो करते थे, जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स। तो वो मैं यहां लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो कैपिटल आपको 60,000 की दे रखी है और रिजर्व्स आपको 10,000 की दे रखी है। तो इससे आपका 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एक बार जरा ऑल्टरनेटिव 2 भी लगा के देखना, ऑल्टरनेटिव 2 भी निकाल लगा के देखना। तो वहां हमने फॉर्मूला क्या बोल रखा था? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, और वही एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो यहां लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे है नहीं। तो टोटल एसेट्स आपको दे रखे 75,000 के, और आउटसाइड लाइबिलिटीज के नाम पे आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 5,000 रुपए के। तो इससे भी आपका देखोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 70,000, यानी दोनों तरीकों से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो फॉर्मूला यूज करने का मन करे आप कर लेना। अच्छा, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आगे और चीजें बता रहा है। वो कह रहा है इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, normal rate of return is 20%, goodwill of the firm is valued at goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit, find average profit per year of the existing firm। तो अब क्या क्वेश्चन मांग रहा है आपसे? वो आपको गुडविल निकालने नहीं बोल रहा, गुडविल तो उसने निकाल के दे दी आपको। वो आपसे मांग रहा है एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। पहले तो भाई इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ आपको सॉल्व करने वाला ये सवाल है। तो आपको यहाँ पे गुडविल की इंफॉर्मेशन दे दी, ये भी बता दिया गुडविल कैसे वैल्यू हुई, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन दे दी, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। वो आपसे बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेसिकली हमारा हो गया 21। क्वेश्चन नंबर 21। तो गुडविल उसने बोला निकाली गई है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
तो गुडविल की इंफॉर्मेशन उसने दे दी, गुडविल उसने बता दिया कितना आया है, 24,000 का, है ना। तो 4 इंटू सुपर प्रॉफिट, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट मेरे कितने आ जाएंगे, 6,000 के। सुपर प्रॉफिट मेरे आ जाएंगे 6,000 के। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पुट करके देख लो, सुपर प्रॉफिट मेरे 6,000 है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने नहीं दिया, वो तो उस क्वेश्चन ने मांगा ही है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। तो 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। में आपको निकाल के दिखा चुका, मैं दोबारा नहीं निकाल रहा, 70,000 हमने निकाला था, तो यहां मैं अब दोबारा से नहीं निकाल रहा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसने 20% दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 14,000। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 14,000 प्लस 6,000, दैट इज 20,000। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, एवरेज प्रॉफिट ₹20,000। क्विकली एक बार वेरीफाई कर लेना अपना आंसर, क्या आपने आंसर सही निकाला। आंसर इज यस, हमारा ये आंसर ठीक हो गया। जल्दी से नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इज ₹2 लाख। तो आपको एवरेज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे दी 2 लाख रुपए की, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2.5 लाख रुपए। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दोबारा से आपको गुडविल की इंफॉर्मेशन दे दी और ये भी बता दिया कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करी। वो कह रहा है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वो आपसे क्या मांग रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताओ। आओ जी, इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 22, तो वही तरीका करते हैं। पहले तो उसने गुडविल बता दिया, इसकी वैल्यूएशन करी है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल की इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है 2.5 लाख रुपए की। तो 2.5 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट मेरे आ गए 2,50,000 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आएगा 4, तो ये आएगा 62,500 मेरे ख्याल से 62,500 मेरे सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हो गए मेरे 62,500 के, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको बता रखा है 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है हमारा कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन ने बता रखा है 10%। बस बन गई मेरी इक्वेशन। अब कैपिटल इंप्लॉयड हम सॉल्व कर लेंगे कैसे निकालना है। तो कैपिटल इंप्लॉयड को इधर लेके जाते हैं, तो कैपिटल इंप्लॉयड इंटू 10/100 इज इक्वल टू 62,500 को यहां लेके आते तो कितना बचेगा, ये बचेगा 137,500। तो ये आएगा 137,500, ठीक है। तो इधर ये कट जाएगा और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू 137,500 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 13,75,000। 13,75,000। तो बस इतना सिंपल सा तरीका यूज करके आपको ये निकालना था। फटाफट से एक बार वेरीफाई कर लेना क्या आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सारे सवाल करने में आपको मजा आ रहा होगा, और आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से, जब भी आप एक गुडविल के क्वेश्चंस करो तो फॉर्मूला लिख लिख के करो,
तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बार बार फॉर्मूला लिखोगे, आपको कभी भी फॉर्मूला याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट या अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। जब आप इतनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो मैं देखो क्वेश्चन में मैं सारे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर्मूला जरूर हर चीज का लिख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आप लोग भी मेरे साथ साथ फॉर्मूला लिखो और सारी आपको फॉर्मूले याद होते रहे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, एग्जाम का सवाल है तो इसलिए करा रहा हूं ये मैं आपको। चलिए तो स्क्रीन फुल कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन ढंग से दिखे। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹1। सबसे पहले उसने एवरेज प्रॉफिट बता दिए 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के। कहता है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। तो पहले तो ये बताओ कि भाई ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, तो डाउट क्या आना चाहिए आप लोगों का कि भाई कौन सा स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ कौन सा स्टॉक। ठीक है, हमने अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक सब सीखा लास्ट लेक्चर में, उसका एडजस्टमेंट पूरा डिटेल में चर्चा करी उसकी मैंने। ठीक है, तो आप लोगों को अब पता है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन कैसे आपको ट्रीट करना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। लेकिन इस सवाल में दिक्कत क्या है कि उसने स्टॉक कौन सा ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं बताया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी वो स्टॉक बोल देता है तो वी ऑलवेज अज्यूम क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा हमेशा एक लॉजिकल अजम्पशन चलता है कि क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। रीजन बिंग क्योंकि करंट ईयर का कौन सा स्टॉक हमारी बैलेंस शीट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो गया कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो पहले तो आप इस चीज को अपने पास नोट कर लेना, अपनी किताब में लिख लेना चाहते हो कि ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। आगे कह रहा है ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। ऑन एन एवरेज साल पर ईयर हमारा मतलब 40,000 का ओवर अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप क्या करते हो, तो अब आपको पता होना चाहिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ऐड करते हैं अपने गिवन प्रॉफिट्स में। फिर कह रहा है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म या इन द बिजनेस इज ₹6,30,000। तो कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है तो आपको बता दिया, तो कैपिटल इंप्लॉयड की इंफॉर्मेशन दे दी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता दिया 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स मतलब बेसिकली वही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज उसने 5 बता दिए, तो आपको 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करनी। आइए जी, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर आपका है 3.31। सबसे पहले आपको गिवन प्रॉफिट्स कितने दे रखे, गिवन, और ये भी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो गिवन एवरेज प्रॉफिट, तो गिवन एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख। इसके अलावा उसने 40,000 की बता रखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, यानी हमने बोला ये क्लोजिंग स्टॉक है तो ये प्लस होता है, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो 40,000 हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कह सकते हो आ जाएंगे 1,40,000 के। दिस विल बी माई एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसको आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी बोल देते हो। ठीक है, और ये ऑलरेडी एवरेज है। ठीक है, और एवरेज की बेसिस पर हमने कैलकुलेशन करी है, तो ये एवरेज ही की फिगर है। अब कोई दिक्कत ही नहीं रही, अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट हमने बोला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो, कैपिटल एम्प्लॉय इनटू NRR। एवरेज प्रॉफिट हमने बोले कितने, 1,40,000। कैपिटल इंप्लॉयड उसने कितनी बता रखी है, तो उसने डायरेक्टली बता दी थी 6,30,000। 6,30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसने कितना बता रखा था, 5%। बस कितनी आ जाएगी मेरी सुपर प्रॉफिट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 1,40,000 माइनस 1,40,000 माइनस 31,500।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1,08,500, 1,08,500। ये मेरे सुपर प्रॉफिट आ गए, दिस इज माई सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो गुडविल कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 5 ईयर्स परचेज बता रखा है, तो 1,08,500 इंटू 5, कितना आ जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 542,500, 542,500। जल्दी से फटाफट से मैं आपको टैली करा देता हूँ आंसर। तो क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है, द आंसर इज यस, 542,500। अब जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें बस उसने ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बोल रखा है, बाकी बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सारी चीजें मतलब फिगर्स थोड़ी अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात कर रखी है, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं, राइट। तो जल्दी से हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का, और फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूं आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट से सवाल पढ़ लेते हैं, पहले क्या कह रहा है। वो कह रहा है, अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप with effect from 1st April 2022. They agreed to value goodwill. They agreed to give value goodwill at 3 years purchase of super profit method. So basically 3 years purchase of super profit के basis में goodwill value करनी है, for which they decided to average profit of last 5 years. पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट लेने का फैसला किया। पिछले 5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, पर ध्यान देना 2 साल में 2020 2021 में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक में कह रहा है एबनॉर्मल लॉस है 1,00,000 रुपए का, और 2021 में कह रहा है एबनॉर्मल गेन है 40,000 का। डायरेक्टली उसने एबनॉर्मल लॉस और गेन की इंफॉर्मेशन दे दी। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम लोग माइनस कर देते हैं, सिंपल। द फर्म हैड टोटल एसेट्स ऑफ ₹20 lakh and outside liabilities of 5 lakh as on that date. The normal rate of return is 10%. Calculate value of goodwill. तो वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 सेम पेज नंबर पे, राइट। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके लिए हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। तो 2018, 19, 20, 21 एंड 22। तो इसमें हमारे गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं, गिवन प्रॉफिट तो यहां पे है 1.5 लाख, यहां पे 1,80,000, इधर है 1 लाख, 2,60,000, 2,40,000। इसमें हम लोग सबसे पहले अबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। अबनॉर्मल लॉस, तो यहां नहीं है अबनॉर्मल लॉस, यहां नहीं है अबनॉर्मल लॉस, यहां है अबनॉर्मल लॉस 1,00,000 रुपए का, ठीक है। इधर नहीं है, इधर नहीं। फिर हम लोग अबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे, अबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे। अबनॉर्मल गेन यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, इधर है कितने रुपए का, 40,000 का, 40,000 का, और इधर भी कोई भी अबनॉर्मल गेन नहीं है। फाइनली मेरे इस प्रकार से एडजस्टेड या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ये तो सेम है, ये भी सेम है, यहां 2 लाख, इधर 2,20,000, इधर 2,40,000। तो ये मेरा आ गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। अब अगर मैं बोलूं एवरेज प्रॉफिट निकालो 5 साल का, सिंपल है, इन सबका टोटल कर देते हैं। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, पूरा लिखने का मन नहीं कर रहा। 1,50,000 प्लस 180 प्लस 2 लाख 220 240, तो यार है 9,90,000। इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो ये आ जाएगा
1,98,000 1,98,000। क्या अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो? यस, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हो गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। राइट, एवरेज प्रॉफिट कितने हमने निकाले? 198, तो ये लिख लेता हूं डायरेक्टली यहां से 198। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकलेगी? तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए उसने टोटल एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं ब्रैकेट में यही लिख देता हूं 20 लाख माइनस 5 लाख। तो ये आ गई मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 1,98,000 माइनस 20 में से 5 गए, बचेंगे 15 लाख, उसका 10% निकाला तो 1.5 लाख। ये आ गया 48,000। गुडविल कैसे बता रखा है उसने? सुपर प्रॉफिट इंटू 3, ये आ गया 48,000 इंटू 3। दिस विल कम आउट टू बी 1,44,000। 1,44,000 बस ये निकालना था आपको। इसको भी फटाफट से टैली कर लेते हैं। गुडविल आ गई हमारी 1,44,000 की। तो यही था हमारा पूरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैंने पूरा आपको आधा घंटा पहले तो सुपर प्रॉफिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, जिसमें हमने सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले को समझा, सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये समझा, उससे रिलेटेड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो समझा, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी, और फिर मैंने आपको किताब के सवाल कराए। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब आपका काम ये रह गया कि अब आपको बेसिकली जो सुपर प्रॉफिट मेथड के जितने भी सवाल है, आपके इलस्ट्रेशन है, बुक के क्वेश्चन है, सब करने हैं। हमारा अब सिर्फ लास्ट मेथड बच गया, कैपिटलाइजेशन मेथड। और मेरे हिसाब से कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है। मेरे हिसाब से तीनों मेथड में सबसे सिंपल हो जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? जब मैं कैपिटलाइजेशन मेथड कराऊंगा आपको तब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी तो प्लीज यार सपोर्ट कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते तो नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।